हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिसंबर 2015 के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करना। 126 नंबर कितने मार्क्स का है भैया? 4 मार्क्स का। 126 नंबर यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो वीडियो पॉज करके आपको पहले ट्राई करनी है, बाद में हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन लिख लेना। सिंपल ईएसआर का है ना। किसका है भैया? ईएसआर का है। ऐसा आगे हमने 2-3 क्वेश्चन क्या कर लिए थे। सिर्फ क्या एक ही फॉर्मूला था भैया? सिर्फ एक ही फॉर्मूला था। कौन सा वाला? अरे भाई एक ही फॉर्मूला था ना। कौन सा वाला? तो कि न्यू वन। कौन सा वाला फॉर्मूला है भैया? न्यू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू G1 फ्रीक्वेंसी। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो G फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो ठीक वैसे ही न्यू2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G2 भी लिख सकते हैं। न्यू2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G2 ऐसा हम लिख सकते हैं। ये बात हमने कर ली थी। तब अब यहाँ देखा दिया क्या हुआ है। पहले तो क्वेश्चन में देखो H1 NMR फ्रीक्वेंसी, एक तो H1 NMR का डेटा दिया हुआ है। दूसरा क्या है? 30C NMR के बारे में बात की है उन्होंने। किसके बारे में? 13C NMR के बारे में। ये दोनों बात उन्होंने की है, तो हम भी उसी के बारे में बात करते हैं। H1 NMR की आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है, फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दे दी हुई है। न्यू वन कितनी दी हुई है भाई? 42.4 मेगाहर्ट्ज। 42.4 मेगाहर्ट्ज इतनी आपको इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी H1 NMR के लिए दे दी है। अब H1 NMR के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी दिया हुआ है G1। गायरोमैग्नेटिक रेशियो H1 NMR के लिए हमें दिया हुआ है 27 × 10⁻⁷। ये हमें टेस्ला इनवर्स, सेकंड इनवर्स ये हमें दिया हुआ है। G1 भी दिया हुआ है। और इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी G2 फाइंड करनी है। तो इसके लिए सॉरी न्यू2, तो G2 गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमें 13C NMR के लिए कितना दिया हुआ है? 6.75 × 10⁻⁷ इतना हमें दिया हुआ है। आइए सिर्फ एक ही फॉर्मूला दोस्तों, सिर्फ एक ही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? तो कि भाई न्यू2/न्यू1 इज इक्वल टू G2/G1। न्यू2/न्यू1 इज इक्वल टू, तो न्यू2 हमें फाइंड करना है। तो न्यू2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये न्यू1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न्यू1 × G2 डिवाइडेशन में G1 सबकी वैल्यू रख देना इधर। न्यू1 क्या आता है? न्यू1 की वैल्यू 42.4 है। G2 की वैल्यू 6.75 है। 6.75 × 10⁻⁷। G1 की वैल्यू 27 है। क्या है? सिर्फ 27 × 10⁻⁷। ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए। इसका आप इतना तो काम करना दोस्तों, इतना तो आप काम कर लेना, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना। जो भी आंसर आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ABCD में से जो भी आंसर आता है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो तो ये बात हो गई सिंपल भैया। अब देखो ये ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में से क्वेश्चन पूछा गया है। किस में से? ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में से। ESR में से सिर्फ ऐसे इजी ही ऐसे आते हैं। या तो स्प्लिटिंग वाला होगा या ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाला क्वेश्चन होगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, पहला तो स्प्लिटिंग वाला और दूसरा गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाला। वो दोनों ESR में मैंने हमारे लेक्चर्स में करवाया है, वो भी देख लेना। ये से सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको आने चाहिए। सिर्फ 4 मार्क में से सिंपल क्वेश्चन आते हैं ESR से। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में से क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें है भैया? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मास स्पेक्ट्रम ऑफ द 1,2-डाइक्लोरोइथेन एप्रोप्रिएट। 1,2-डाइक्लोरोइथेन मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि जब 2 क्लोरीन होते हैं आपके पास, कितने भैया? 2 क्लोरीन। सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात। कौन सी? नेचुरल एबंडेंस।
नेचुरल एबंडेंस क्या होता है, 35 क्लोरीन भी होता है, दूसरा 37 क्लोरीन भी होता है। दो टाइप के क्लोरीन हमें पृथ्वी पर से मिल रहे हैं, अर्थ में से मिल रहे हैं। तो 35 क्लोरीन कितने परसेंट है, 75%, ये 25%, यानी कि दोनों का रेशियो 3:1 होता है। यदि आपने एक क्लोरीन उठा लिया तो उसमें 3 यानी कि 75% प्रोबेबिलिटी ऐसी है, 75% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि आपको 35 वाला क्लोरीन मिलेगा और 25% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि उसमें आपको क्या मिलेगा, 25% 37 वाला क्लोरीन मिलेगा, जिसका एटॉमिक मास क्या होगा, 37 होगा। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है। मैंने आपको इंटेंसिटी का रेशियो भी लिखवाया था ना, मैंने आपको इंटेंसिटी का रेशियो लिखवाया था, कौन सा वाला था भैया, कि मान लीजिए एक क्लोरीन होता है आपके मोलेक्यूल में तो 3gm1 इंटेंसिटी आती है। आपके मोलेक्यूल में एक क्लोरीन है तो 3gm1 होती है। यदि आपके पास 2 क्लोरीन है तो 9gm6gm1 होती है, 9gm6gm1 होती है। यदि आपके पास मोलेक्यूल में 3 क्लोरीन है, कितने हैं भैया, 3 क्लोरीन एटम है, तो क्या होता है, 9gm 15gm 7gm1 होता है। बस इतना काफ़ी है, अब 4 क्लोरीन वाले नहीं आएंगे, इतना काफ़ी है, इतना याद रख लेना। ये इंटेंसिटी का रेशियो है, किसका है भैया, इंटेंसिटी का रेशियो। और यहाँ पे तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि 1,2-डाइक्लोरोइथेन है। 1,2-डाइक्लोरो यानी कि आपके मोलेक्यूल में टोटल कितने क्लोरीन है भैया, 2 क्लोरीन है। यहाँ से 1,2-डाइक्लोरो यानी कि 2 क्लोरीन है। और एक बात, यदि आपको ऐसा नहीं मालूम कि कितने क्लोरीन है, इतना मालूम नहीं है, तो वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा, यहाँ से भी पता लग जाएगा, उसका मास दिया हुआ है। लेकिन वहाँ से परफेक्ट पता नहीं लगता कि कितने क्लोरीन है, मास से उन्होंने तो कह ही दिया है कि 1,2-डाइक्लोरोइथेन 2 क्लोरीन है भैया। तो इसकी इंटेंसिटी का रेशियो, जो भी मोलेक्यूल क्यों ना हो, क्लोरीन 2 होने चाहिए। मोलेक्यूल का फॉर्मूला कुछ भी क्यों ना हो, क्लोरीन उसमें 2 होने चाहिए, तो उसकी इंटेंसिटी का रेशियो 9gm6gm1 ही आएगा। क्या आएगा, 9gm6gm1। तो इधर रहा 9gm6gm1, ये रहा आपका आंसर। देख के टिक करना था कि 2 क्लोरीन है तो 9gm6gm1, एक है तो 3gm1। कितने हैं भैया, 3, तो कितना आएगा, 3 क्लोरीन है तो 9gm 15gm 7gm1। ये सिंपल मैंने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको लिखवाए है सभी हेलोजन आइसोटोप के। और मैंने वहाँ कहा भी था आपको कहा थी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आते हैं वो किसके आते हैं, हेलोजन आइसोटोप के। नेट और गेट में हेलोजन आइसोटोप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देख लेना। ये सिंपल क्वेश्चन थे भैया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।